विद्यार्थियों, आज हम छठी कक्षा के लिए संस्कृत के विषय में सामान्य बातें ये विषय के टॉपिक लेकर आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 6th क्लास में आपके लिए ये बिल्कुल नया एक विषय होता है, उसके विषय में आपने पहले कभी ना पढ़ा है और सुना तो होगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। तो इसलिए संस्कृत के विषय को जानने के लिए उसकी मूल छोटी छोटी जो सामान्य बातें हैं उनके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा हमारी देवताओं की वाणी है। दूसरे नंबर पे सभी भाषाओं की जननी है। जननी क्या? जितने भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का उद्गम इसी के अंदर से हुआ है। आगे जाके थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। तीसरा है इसके बारे में पॉइंट, यह है देववाणी। देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी। देवता भी इसी भाषा का प्रयोग करते थे। अब और कुछ बातें जो आपने पढ़ी तो होंगी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है ना। संस्कृत भाषा में कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिनके प्रयोग करने से ही हमें पता लगता है कि यह हिंदी भाषा या अन्य भाषाओं से किस प्रकार अलग है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस भाषा में आपको किसी भी वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा दिखाई देती है, जिसको हम हलंत कहते हैं। हलंत होता है वर्ण के नीचे, जिस वर्ण के नीचे हलंत होता है वो वर्ण स्वर रहित होता है, अर्थात उसमें स्वर नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है और इसके पैर में ये एक छोटी सी रेखा, तिरछी रेखा लगा रखी है, तो इसको हम कहेंगे हलंत। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है वो है, ये आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। 2 पॉइंट यानी कि आपको 2 बिंदु, इनको बच्चे 2 बिंदु बोलते हैं, लेकिन इसका सही जो उच्चारण है या जो सही कहा गया है वो है, इसको विसर्ग बोला गया है। इसको क्या बोलते हैं? हम विसर्ग बोलते हैं। ये वाला चिन्ह है आपका हलंत और इसको बोलेंगे विसर्ग। जैसे मैं कोई शब्द लिख देती हूँ, यहाँ मैंने राम लिखा और राम के यहाँ ये लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे? विसर्ग। राम शब्द के पीछे विसर्ग लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर भी जिस शब्द के पीछे, जिस वर्ण के पीछे ये विसर्ग लगते हैं, तो उनमें अह की आवाज आती है। आप अगर मैं इस विसर्ग को हटाकर सिर्फ ये पढ़ूं तो राम होगा, लेकिन जब इसके पीछे विसर्ग आ जाते हैं तो ये क्या पढ़ा जाएगा? राम है। तो ये 2 पॉइंट। अब तीसरे में क्या बताया गया है कि हमें जो विशेष ध्यान रखना होता है संस्कृत भाषा में, या हमें अब तक पढ़ा था लेकिन वो पूरा नहीं था। तो पहला है, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। आपने हिंदी भाषा में पढ़े थे, क्योंकि 5वीं कक्षा तक आपको हिंदी, जब आप हिंदी पढ़ते हो तो वहाँ तक आ जाती है, ये बातें आ जाती हैं लिंग के विषय में। तो वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर आपके 2 लिंग होते थे। तीसरा लिंग होता था, लेकिन वो इतना प्रयोग में नहीं आता था। एक तो आपने पढ़ा होगा पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। अब प्यारे बच्चों, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो संस्कृत भाषा में लिंग होंगे वो तीनों ही होंगे, और तीनों लिंगों से संबंधित आपके शब्द रूप बनते हैं। पहला क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें हमें पुरुष जाति का पता चलता है, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति से संबंधित होते हैं। दूसरा क्या था? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति से संबंधित हो, ये उसका
तीसरा है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में ऐसे शब्द जो ना तो पुल्लिंग से संबंधित हो ना स्त्रीलिंग से, अर्थात उसमें ना पुरुष जाति का बोध हो हमें और ना ही स्त्री जाति का। तो आपको क्या याद रखना है कि संस्कृत भाषा में 3 ही लिंग होते हैं और इनको लिखने का ये जरूरी नहीं है कि आप अगर पुल्लिंग आपने पहले लिख दिया या स्त्रीलिंग लिख दिया तो आप इसको किसी तरह लिख सकते हो, लेकिन बात आती है जब वचन जैसे बताए जाते हैं वचन को आप वैसा ही लिखोगे। आगे है दूसरा पॉइंट कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? एक वचन और बहुवचन, यही पढ़ा था ना। हिंदी में यही आते थे कि एक वचन से बहुवचन बनाइए, लेकिन संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या कितनी होती है? 3। एक वचन जो एक संख्या का या एक विषय या एक वस्तु का बोध कराए, द्विवचन जहाँ पर 2 वस्तुएं हों, और बहुवचन जहाँ पर 2 से ज्यादा वस्तुएं हों या कोई व्यक्ति हो। तो इसका जो उच्चारण है आप कहोगे द्विवचन। बच्चे इसको लिखने में मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, आपको नहीं करना। उच्चारण आपका शुद्ध होगा, शुद्ध ही लिखोगे। क्या बोलेंगे इसको? द्विवचन। और आप वचनों को लिखते समय अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? 3, उनको लिखिए, उनके नाम लिखिए। तो आप नाम लिखने में एक वचन के बाद बहुवचन नहीं लिखेंगे, ठीक है? जैसे काउंटिंग होती है, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो आप अगर द्विवचन यहाँ लिख देंगे या पहले लिख देंगे वो गलती होगी। अब आती है बात तीसरी जो कि संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। पुरुष आपने पर्सन जो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में और संस्कृत में इनको पुरुष बोलते हैं, ठीक है? यानी कि कर्ता, काम करने वाला मैं भी हो सकता हूँ, कोई अन्य भी हो सकता है, या हम लोग किसी की बात करते हैं वो भी हो सकता है। तो इसमें है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम बिल्कुल सेम वचन की तरह, इनको भी हम इनकी जगह से आगे पीछे नहीं कर सकते। इनको जैसे लिखा गया है, अगर प्रथम के बाद मध्यम है तो मध्यम ही आएगा, अगर आप उत्तम लिखोगे तो वो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है? प्रथम पुरुष में क्या है? कर्ता जब किसी अन्य और के विषय में बात करता है। मध्यम जैसे आपको कहा कि तुम पढ़ लो। उत्तम में हमेशा हम अपने बारे में अपने से बात करते हैं, जैसे मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। लिंग में आपके इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन लिंग में भी ऐसे आप ये रखो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन आप इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को इनकी जगह बदल देते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वचन और पुरुष में आप बिल्कुल भी जो इनकी जगह होती है, जैसा इनको लिखा जाता है, आप वही लिखोगे, ठीक है? और अब जो कारकों की बात आती है, अब सामान्य बात से कारक। तो कारक में आपको क्या देखना था? जो कारकों की संख्या है संस्कृत के आधार पर वो होती है 6। वैसे तो यहाँ पर क्या है 8 तक आए हैं, लेकिन 6 की माने गए हैं। देखो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। लेकिन संस्कृत में संबंध कारक का नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता और न ही संबोधन को कारक गिना जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाता है संस्कृत भाषा के अनुसार कारकों की संख्या कितनी है, आप कितनी लिखोगे? 6। फिर बात आती है, लास्ट हमारा पॉइंट है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसके आधार पर संस्कृत वर्णमाला के आधार पर 13। वो संस्कृत वर्णमाला का मैंने जो चैप्टर था वो आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। फिर है स्पर्श व्यंजन, जस्ट उससे नीचे आते थे स्पर्श, इनके विषय में भी बहुत अच्छे से बताया था कि स्पर्श क्या होते हैं। ये होते हैं हमारे 25 कैसे लेकर मैं तक, कवर्ग से पवर्ग तक।
अंतस्थ ये 4 होते हैं और ऊष्म ये भी 4 होते हैं। संयुक्त मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन बाद में श्रेय अध्यय ये बीसी में संयुक्त में काउंटिंग होती है इनकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका छठी कक्षा के लिए कुछ संस्कृत की सामान्य बातें जो आपको अपने दिमाग में अच्छी तरह उठा के रखनी है कि कहाँ क्या डिफरेंस होता है। तो आप इनको